Now we are going to discuss the second section, section 2 of the UPSC, BPSC syllabus, that is Indian administration. And in this section, the first unit which is mentioned in the BPSC syllabus is evolution of Indian administration, यानी भारतीय प्रशासन का विकास. और evolution में that is first topic is Kautilya. Kautilya is very important for the BPSC main examination, and they have been asked frequently by this topic questions. And the last BPSC 66th examination, they are also asked the questions from Kautilya. Then we have next topic is Mughal period. मुगल काल से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास में नहीं पूछे गए हैं, सो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज फार एज बीपीएससी इज कंसर्न. एंड नाउ ब्रिटिश लेगेसी, दैट इज ब्रिटिश पीरियड. व्हाट इज द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश पीरियड ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है. और ब्रिटिश लेगेसी के बारे में या ब्रिटिश पीरियड में भी हमें ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए, तो इसमें हम ये कह सकते हैं इसमें हॉट जो टॉपिक है दैट इज कौटिल्या. What is the relevance of the Kautilya in current Indian administration and why Kautilya is still relevant? और इसकी प्रासंगिकता के लेकर के हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा सवाल किया गया है. अगला जो हमारे पास में जो यूनिट है दैट इज एनवायरमेंटल सेटिंग. एनवायरमेंटल सेटिंग में पहला जो टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट इज संविधान. संविधान के बारे में कि संविधान क्यों एक जो है एक भारत का क्या किसी भी एक भूमि की सर्वोच्च कानून मानी जाती है, और संविधान का जो है एक कैसा परिवेश है एक तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे देखा जाए तो, क्योंकि सुप्रीम लॉ होने के कारण दे आर गोइंग टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सेल्फ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. नाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. We opted Westminster model of the parliamentary democracy in India, and ये जो एक संसदीय लोकतंत्र है इसका जो है एक प्रशासन पे हमारा क्या एक प्रभाव पड़ता है, ये किस तरीके की इकोलॉजी लेकर के आता है, और ये जो है किस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से अलग है, इसके बारे में हम कॉम्परेटिव स्टडी करते हुए हम जो है संसदीय लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो एक टॉपिक है दैट इज फेडरलिज्म. व्हाई इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म लाइक यूएस. जैसा एक एग्जांपल है व्हाई सेंट्रलाइजेशन इज मोर एंड मोर फाउंड इन द इंडियन फेडरलिज्म. तो हम ये देख सकते हैं कि फेडरलिज्म का जो हमारा जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का है, और ये एक सेंट्रलाइजेशन जो है वो उसमें सेंटर की ओर ज्यादा जो है इंक्लाइंड है टू द सेंट्रलाइज सेंटर. इसके बारे में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म का क्या इंपैक्ट है. इसके बाद हमें पढ़ना है प्लानिंग यानी कि नियोजन का, और साथ ही साथ हमें सोशलिज्म जिसको हम समाजवाद के तौर पे जानते हैं. और अब जो एक एलपीजी का एरा है आफ्टर पोस्ट 1990, अगर हम देख सकते हैं तो पोस्ट 1990 के बाद what is the importance of the socialism word which is also inserted in the preamble of the India, and why socialism is still kept in the Indian preamble, and what is the current relevance of the socialism as far as Indian administration is concerned. So ये जो दो यूनिट है that is first unit that is evolution of administration, and second unit that is environmental setting. These two units are very important for the main examination as far as BPSC main examination is concerned. अगर हम नेक्स्ट यूनिट की ओर अगर हम जाते हैं that is the third unit which is political executive at the union level. यूनियन लेवल में फर्स्ट जो टॉपिक है that is प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, देन कैबिनेट कमिटीज यानी कि एक जो है मंत्रिमंडल समिति. तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट कमिटीज, ये जो यूनिट है दिस यूनिट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज फार एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेन एग्जामिनेशन इज कंसर्न. बीपीएससी में इस यूनिट से 60 से 62 के बाद क्वेश्चन काफी कम पूछे गए हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन
12 ही पूछने होते हैं, देयर आर ओनली 12 क्वेश्चन आस्क्ड बाय द बीपीएससी। और इसमें भी इस यूनिट को थोड़ा सा जो है डी एम्फेसाइज रखा गया है। इस यूनिट को आप थोड़ा सा लाइटली भी अगर आप कवर करते हैं, इस पे ज्यादा नहीं अगर ध्यान भी ज्यादा देते हैं तो आपका काम चलेगा। अगला जो यूनिट है ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्रीय प्रशासन का जो क्या ढांचा है। इसमें भी हम सेक्रेटरीट दैट इज सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट, मंत्रिमंडल सचिवालय, इसके साथ ही मिनिस्ट्रीज यानी कि एक तरीके से मंत्रालय, और डिपार्टमेंट यानी विभाग, बोर्ड्स एंड कमीशंस इसमें, और साथ ही साथ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। दिस यूनिट इज ऑल्सो नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। नाउ वी go through the unit 5, and unit 5 as mentioned in your syllabus, the nomenclature given to the unit 5, that is center state relation. This unit is very important for the main examination because this is the tension area of the Indian federalism. और ये जो टेंशन एरिया है, ये वर्किंग है एरिया है, इसमें भी हमें देखना है दैट इज द लेजिस्लेटिव रिलेशन, दैट इज विधायी कैसे संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दैट इज प्रशासनिक संबंध क्या है, प्लानिंग में किस तरीके का एक रिलेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में यानी नियोजन के संदर्भ में, और साथ ही साथ में अब फाइनेंशियल वित्तीय। आपको पता है कि जीएसटी एक फायरी इशू रहा है। सेंटर ने जब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया तो स्टेट ने इसका बहुत जम करके इसका एक विरोध किया, बिकॉज सेंटर हैव लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबल सोर्सेस फॉर टैक्सेशन बट स्टेट हैव वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ टैक्सेशन। सो रेवेन्यू जहां तक एक तरीके से सरेंडर करने की बात थी तो स्टेट इज गोइंग टू सरेंडर 60% ऑफ होल रेवेन्यू बाय द स्टेट एंड ओनली 40% रेवेन्यू इज गोइंग टू सरेंडर बाय द सेंटर। सो दिस इज द वेरी फायरी इशू दैट इज एज फार एज सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज कंसर्न। तो इसमें हम देख सकते हैं कि देयर आर 4 एंगल्स विच इज मेंशन इन योर सिलेबस। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, second administrative, third planning, and fourth financial. So this unit is very important for main examination. Now unit 7 public services, लोक सेवाएं। और लोक सेवाएं में सबसे बड़ी बात ऑल इंडिया सर्विसेज। आपको पता है कि भारत में 3 ही लोक सेवाएं हैं, दैट इज IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एंड IPS दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस। तो आपको पता होगा कि भारत में जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसका जो है जो फॉर्मेशन होता है इसमें जो है अगर देखा जाए तो आजादी के बाद मात्र एक ही जो है एक ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर्म की गई और वो था 1966 में भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एक तरीके से गठन किया गया। तो इसमें हमें पढ़ना है पब्लिक सर्विस में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। दूसरा जो है हमारे पास में सेंट्रल सर्विसेज यानी कि एक तरीके से जो है केंद्रीय सेवाएं जो है उनके बारे में भी हमें स्टडी करना है। स्टेट सर्विसेज राज्य स्तर की जो सेवाएं हैं जिसके लेकर के आप जो है बीपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं यानी कि स्टेट सर्विसेज इसमें जो है अब इसमें भी देख सकते हैं एक तरीके से बैस बोलते हैं जिसको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या बिहार पुलिस सर्विस है, इट इज स्टेट सर्विसेज। इसके बाद लोकल सिविल सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू द UPSC and स्टेट सर्विस कमीशन ऑल्सो। आपको पता होगा कि भारत के जो एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक हमारे पास में जो है एक प्रोविजंस है, एक यूपीएससी के लिए जो सेंट्रल स्तर पे होगा, यूनियन लेवल पे होगा, और साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है और साथ ही साथ ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। भारत में एक तरीके से किस तरह की ट्रेनिंग यानी कि एक प्रशिक्षण जो है एक सिविल सेवकों को दी जाती है, उस ट्रेनिंग का क्या स्वरूप है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विसेज यानी लोक सेवाएं जो ये हमारे पास में एक यूनिट है, ये मेन एग्जामिनेशन के लेकर के अगर बीपीएससी के कंसर्न में बोला जाए अगर इसको तो इसे हम अगर लाइटली भी कवर करते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, इसे हम थोड़ा कम ध्यान दे करके भी तैयार कर सकते हैं। अगला जो यूनिट हमारे पास में है दैट इज मशीनरी फॉर प्लानिंग। और मशीनरी फॉर प्लानिंग ये जो यूनिट है ये यूनिट हमारे लिए काफी ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंपॉर्टेंट यूनिट है इसमें पहला जो टॉपिक आपके पास में मेंशन है वो है
मशीनरी फॉर प्लानिंग में प्लान फॉर्मुलेशन एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे एक तरीके से मान लिया जाए कि नीतियों का जो है एक निर्माण जो है कैसे होता है। और इसमें देख रहे हैं कि एनडीसी के बारे में आप बता देते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लगभग डिफंक्ट हो चुका है। ऑफिशियली इसे जो है एक तरीके से अबॉलिश तो नहीं किया गया है, बट नॉट वर्केबल जब से जो देखा जाए कि एक नीति आयोग आई है। अगला जो टॉपिक है वो है नीति आयोग। नीति आयोग क्योंकि अब पहले प्लानिंग कमीशन थी और नीति आयोग अब बनी है, तो नीति आयोग के बनने के बाद आपको पता होगा कि ये जो है एक नीति आयोग 1 जनवरी 2015 यानी कि 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। और नीति आयोग के बारे में बहुत सारे दे आर सो मेनी क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द बीपीएससी। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए वो नीति आयोग है। और नीति आयोग में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि नीति आयोग में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड प्लानिंग या कमीशन एंड नीति आयोग। और इसमें एक कॉम्परेटिव स्टडी करते हुए इसे यह देखना पड़ेगा कि व्हाई नीति आयोग इज ऑल्सो नोन एज थिंक टैंक ऑफ इंडियन प्लानिंग, इसके बारे में इनका क्या रोल है। इट इज ए इंडिकेटिव प्लानिंग और इसे जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग कहा जाए, इनका इसमें क्या रोल रहा है, तो इसके लेकर के नीति आयोग के बारे में हमें पढ़ना है। और नीति आयोग जो है एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और काफी हॉट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद प्लानिंग मशीनरी एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी राज्य और जो है एक जिला स्तर पे हमारे पास में प्लानिंग की जो मशीनरी है वो किस तरह की है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है हमने जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने प्रोवाइड करवाया। और उसमें अगर आप जाएंगे आर्टिकल 243 ZD में एक डीपीसी की प्रोविजन है। डीपीसी मींस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, और ये डीपीसी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये जो एक संवैधानिक निकाय है, तो आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें देखेंगे कि स्टेट स्तर पे भी आप देख सकते हैं कि प्लानिंग बोर्ड्स होते हैं और उसको लगभग जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं सारे राज्यों में, अक्सर राज्यों में जो होते हैं उसके जो है सीएम ही उसको चेयर करते हैं। जैसे नीति आयोग के जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसलिए करके हम देखेंगे कि इसमें राज्य स्तर पे किस तरीके का है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे किस तरीके का है। अगला जो यूनिट है आपके पास में प्लानिंग अंडरटेकिंग। ये प्लानिंग अंडरटेकिंग पब्लिक अंडरटेकिंग में ये जो लोक उपक्रम है, ये लोक उपक्रम के बारे में अक्सर जो है एक भारत में जो है एक लगभग डिबेटेबल इशू रहा है कि क्या सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स का एक या तो पार्शियल जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर उसका जो फुल डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। और डिसइन्वेस्टमेंट को एक सिंपल टर्म दिया गया है जिसको हम प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, यानी कि लोक उपक्रमों का निजीकरण। क्या यह प्रवृत्ति भारतीय प्रशासन के लिए अच्छी बात है? इससे किस तरह का इंपैक्ट जो है भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर पड़ता है? और क्या ये निजीकरण एक प्रवृत्ति जो है एक रोजगार के कटौती में एक बेहतर रोल प्ले कर रही है या फिर एक तरीके से इसका बहुत ही ज्यादा बैड इंपैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे पड़ रहा है? इसके बारे में इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसके फॉर्म्स के बारे में इसका क्या क्या स्वरूप है, किस किस रूप में हम ले सकते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग हमने ये बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल जो है एक अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक कंपनीज है, एक पब्लिक जो है कॉर्पोरेशन है। इसके बाद इसका मैनेजमेंट का प्रबंधन किस तरीके से है, कंट्रोल क्या है, इस पे किस तरीके का एक नियंत्रण है, यानी कि इसमें देखेंगे तो लेजिस्लेटिव नियंत्रण कैसा है या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री का नियंत्रण कैसा रहा उसके बारे में। और इनकी प्रॉब्लम्स आखिर इनकी देखेंगे कि इनके पास में व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स विच इज विजिबल और विच इज कंपेल्ड टू द पब्लिक अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेटाइज्ड। तो इसके लेकर के इसके जो प्रॉब्लम्स जो ये फेस कर रहे हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि ये जो 8 यूनिट है आपका, ये पब्लिक अंडरटेकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से। अगला जो यूनिट हमारे पास है कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि लोक व्यय पे एक तरीके से संसदीय नियंत्रण की बात है। और इसमें पहला टॉपिक हमारा पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, यानी संसदीय नियंत्रण। एक लोक व्यय पे किस तरीके का संसदीय नियंत्रण है, वो कितना एक इफेक्टिव है, किस तरीके की मैकेनिज्म जो है एक इंडिया में अपनाई जाती है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय की
क्या भूमिका है लोक व्यय के नियंत्रण के संदर्भ में, इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा एक हॉट टॉपिक है, वो है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। इनकी भूमिका के बारे में, ये क्या रोल प्ले करते हैं एक कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम पे। तो आपको पता होगा कि ये जो है एक पब्लिक एक पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के तौर पे काम करते हैं और ये पब्लिक एक्सपेंडिचर पे अपना चेक एंड बैलेंस बनाते हैं, ये ऑडिट करते हैं और वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो संसद में रखी जाती है। अगला जो हमारे पास में यूनिट है, वो यूनिट है हमारे पास में यूनिट 10 और ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार। अगला जो 5 यूनिट है ये टोटली जो है इट इज स्पेसिफिकली डिवोटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। इसमें बिहार स्पेसिफिक हमें एंगल से पढ़ना है, बिहार को एक विशेष एंगल से लेते हुए उनके बिहार के नजरिए से हमें पढ़ना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में इन बिहार में पहला है रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है केंद्रीय और राज्य जो एक तरीके की एजेंसीज है, उनकी क्या भूमिका है विधि और व्यवस्था प्रशासन में, इसके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हमें मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि किस तरीके से विधि और व्यवस्था को कायम रखा जा सकता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और खासकर इसमें जो भी पढ़ना है हमें बिहार के संदर्भ में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारे पास में है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार और इसमें भी पहला जो टॉपिक है विच इज गवर्नर। गवर्नर ये हमारे लिए बिहार के कंसर्न में अगर देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में ये हमेशा से एक तरीके से जो है एक डिबेटेबल या फिर मान लिया जाए कि एक तरीके से एक बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड पोस्ट रहा है। इनकी फंक्शनिंग या इनकी जो भूमिका रही है बिहार के संदर्भ में, बिहार के राजनीति में और बिहार के प्रशासन में, इसके लेकर के गवर्नर के बारे में हमें पढ़ना है और ये काफी जो है एक डिबेटेबल रहा है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, सेक्रेटरिएट विभाग, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव और साथ ही साथ डायरेक्टरेट यानी कि निदेशालय, यानी ये सारे टॉपिक जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार हमें पढ़ना है। तो इसमें देख सकते हैं कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो है बीपीएससी में जो है लगभग जो है ये जनरल स्टडीज की जो इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट होता है उसमें से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध देखे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर इसमें देखा जाए तो हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास में चीफ सेक्रेटरी है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को एक तरीके से मान लिया जाए कि वो एक तरीके से हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। ठीक है, इसके लेकर के हमें इनकी भूमिका, इनका क्या रोल है, इसके बारे में हमें पढ़ना है और चीफ सेक्रेटरी को हमारे लिए ज्यादा, और उसके साथ ही साथ एक रिलेशन जो देख सकते हैं सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट के बीच में, जिसको हमने एक तरीके से पहले इसमें सेक्शन में आपने जिसको एक देखा था हेडक्वार्टर और जो फील्ड के बीच में रिलेशन है, तो यहां पर हमारा सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट के बीच में इनके रिलेशन, इसको भी हमें पढ़ना। देखा जाए तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, ये हमारे लिए अगर हम चीफ सेक्रेटरी को एक ले ले तो यही टॉपिक हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो टॉपिक्स है वो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक यूनिट है वो है हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ये जो हमारे पास में यूनिट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा सबसे बड़ा पहला जो एक टॉपिक है वो है रोल एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक तरीके से इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी भूमिका है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा हमारे पास में जो एक सबसे बड़ा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको हम हमारे यहाँ डीएम भी बोलते हैं, जिलाधीश, उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में, लैंड रेवेन्यू के बारे में उनकी भूमिका, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनकी भूमिका, डेवलपमेंटल फंक्शन में उनकी भूमिका, और साथ ही साथ इनमें एक डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम कह सकते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसमें जो होता था जब तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था तब तक वो जो है इस भूमिका में थे कि इसको चेयर करते थे। बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू होने के बाद, यानी पंचायती राज संस्थाएं जब लागू हुई, पंचायती राज जब लागू हुआ, तो लगभग एक डीआरडीए को जो है चेयर किया जाता है, तो वो एक तरीके से
मान लिया जाए जिला जो एक परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसके जो है एक तरीके से इसको चेयर करते हैं। तो इनकी भूमिका जो है कहीं ना कहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आने के बाद, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद बिहार में भी जो है एक डीआरडीए की भूमिका थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी इनकी कुछ भूमिका बनी हुई है। और साथ ही साथ स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो विशेष जो एक तरीके का मान लिया जाए विकास के कार्यक्रम है, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये जो यूनिट है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें डीएम साहब यानी कि डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में, उनका लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में, उनका जो है एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने के इसमें, और साथ ही साथ उनके डेवलपमेंटल जो एक तरीके का एक प्रोग्राम्स है उनमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसके लेकर के हमारा एक स्पेसिफिक हमारा स्टडी रहेगा। अगला जो यूनिट है हमारे पास में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यानी पंचायती राज। अर्बन लोकल बॉडी, जिसको हम कह सकते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया, इसके बारे में बिहार के मेन एग्जाम में थोड़ा कम पूछा गया और पंचायती राज को ज्यादा फोकस किया गया है, ज्यादा पूछा गया है। इसके साथ में ये जो दोनों है, पंचायती राज हो या अर्बन लोकल बॉडीज है, इसके व्हाट इज द फीचर्स, इनके क्या एक तरीके से क्या विशेषताएं हैं, इसके फॉर्म्स क्या है, ये त्रिस्तरीय है या द्विस्तरीय है यानी कि 3 टियर है यानी या 2 टियर है, इसके बाद इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी समस्याएं क्या है, और ऑटोनॉमी यानी कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि लोकल बॉडीज है उनकी स्वायत्ता के लेकर के किस तरह की समस्याएं आ रही है, उनको कितनी ऑटोनॉमी दी गई है और वो कितनी वो डिमांड करते हैं। वो वास्तव में इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज गोइंग टू थ्योरी प्रिस्क्राइब्ड अबाउट ऑटोनॉमी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो यूनिट है ये हमारे बिहार स्पेसिफिक ही हैं। और अगला एक यूनिट और है जो हमारे लिए बिहार स्पेसिफिक है। हमने पहले भी कहा था कि देयर आर 5 यूनिट्स विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द बिहार एंड दैट इज 15। ये जो आप जो यूनिट देख रहे हैं, एक 14वां यूनिट, 14th यूनिट, ये भी जो है हमारा वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार यानी कि कल्याण जो है प्रशासन, बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे कि कल्याण प्रशासन क्या है, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पिछले साल भी हमारे पास 66 में इस यूनिट से क्वेश्चन आए हैं। उस यूनिट में हमें यही पूछा गया है कि SC ST के बारे में जो एक तरीके से जो वेलफेयर के प्रोग्राम्स बने हैं उनके बारे में बिहार सरकार ने क्या क्या बनाया है, उनका जो है किस तरीके से जो है एग्जीक्यूशन हो रहा है, और उसका आप देखेंगे तो वो इवेल्युएशन का पार्ट कितना वो एक तरीके से सक्सेस रहा या नहीं रहा, इसके बारे में। और अगला जो है टॉपिक प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो एक वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके एक वेलफेयर के लेकर के इस यूनिट में बात की गई है। इसमें देखा जाए तो SC STs वीमेन और चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एक वेलफेयर के लेकर के जो एक प्लानिंग की गई है, जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, उनका इफेक्टिवनेस का लेवल कैसा रहा है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये 5 यूनिट है जो एक बिहार स्पेसिफिक है। और बिहार स्पेसिफिक यूनिट में हम देख सकते हैं, जैसे एक तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट एक यूनिट है। दूसरा जो है एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस के में, जिसमें पंचायती राज को हम मान करके चल सकते हैं। इसके बाद जो 15th यूनिट है हमारे पास में इशू एरियाज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इशूज एरियाज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि इसमें जो एक तरीके से मान लिया जाए एक विवाद के जो पहलू हैं इनके पास में, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि नौकरशाह और मंत्रियों के बीच में जो संबंध है वो संबंध क्या थ्योरेटिकली उसको जो है उसका पालन किया जा रहा है, या फिर दे आर मेनी डेविएशन एज फार एज रिलेशन इज कंसर्न
पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो इसके बीच में हम इनके रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें किस तरीके से डेविएशन आया है, अगर कोई डेविएशन आया है तो इसको कैसे करेक्ट किया जाए, इसके बारे में हम लेंगे। अगला जो एक टॉपिक है वो है जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता होगा ये आपके पास में एक जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट आपको पूछा भी गया है, वो पब्लिक एक प्रोपोर्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात को पूछा गया है, ये टॉपिक मेंशन है। और ये टॉपिक जो है क्योंकि एक क्लासिकल डिस्प्यूट रहा है, एक कंफ्लिक्ट रहा है दोनों के बीच में, तो ये जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ फिर से प्रशासन में सत्यनिष्ठा, करप्शन का लेवल, ये जो आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू एस्टैब्लिश द इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके साथ ही साथ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में जन सहभागिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या लोगों की सहभागिता उतनी हो रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसको हमें देखना है। और वास्तव में ये जो है एक बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है और इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवांसेस, यानी कि एक जो जन शिकायतें हैं उनका किस तरीके से निपटारा या निवारण हो रहा है, ये एक टॉपिक है। और ये भी जो है हमारा इसमें हम देखेंगे तो इसके बारे में पढ़ना है। और ये देखिए, ये लोकपाल, आपको पता होगा कि भारत में पहला जो है एक लोकपाल के लेकर के जो नियुक्ति भी हुई है एक तरीके से पिनाकी घोष के तौर पे, उनके बारे में उनकी क्या भूमिका है, उनको कैसे हम एक तरीके से सिटीजन ग्रीवांसेस के रिड्रेसल में उनका क्या रोल है। इसके बाद ही स्टेट लेवल पे आपने देखा होगा लोकायुक्ता की बात की गई है। तो हम इसमें यह भी देखेंगे कि लोकपाल अधिनियम जो है एक, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जितने भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक जो सुधार किए गए उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है, और उसमें जितने भी रिकमेंडेशन है, जितने भी कमीशन के, उसको भी पढ़ना है। तो हम ये एक तरीके से इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका अगर हम सेक्शन 2 को वाइंड अप करें तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि सेक्शन 2 में जो हमारे पास में 15 यूनिट्स है, देयर आर 15 यूनिट्स विच इज गिवन इन द सेक्शन 2, और इसमें भी हम ये मान के चल सकते हैं लगभग हमारे पास में ऐसे जो है एक तरीके से 8 यूनिट्स हैं जो हम मान करके चल सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला यूनिट ही है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा यूनिट एनवायरमेंटल सेटिंग्स, तीसरा जो यूनिट है वो आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी यूनिट 5, 7th यूनिट मशीनरी फॉर प्लानिंग, नीति आयोग हॉट फेवरेट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यूनिट जो है पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है 66 में। इसके बाद 9वां कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। साथ ही साथ इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सीएजी। इसके बाद अगर हम लेकर के चले तो 12वां अगर हम यूनिट को पकड़ ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, तो इसमें हमें एक तरीके से डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनकी अलग अलग जो है रोल के बारे में, और साथ ही साथ एक 13वां यूनिट है 13th यूनिट, दैट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, और इसमें भी हमारे लिए पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि जो ये जो 15th यूनिट है यानी कि 15वां यूनिट, इस यूनिट से हर एक साल लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक मेंशन है ये सारे टॉपिक बहुत ही एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इशू एरियाज है, ये टेंशन एरियाज है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, इस लेकर के ये यूनिट हमारे पास में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब आइए, हमने आपको दिखा कि भाई देयर आर 27 यूनिट मेंशन इन द होल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस, इन विच 15 units are more crucial for the main examination as far as BPSC is concerned. अगर हम ये बात लेकर चले कि अगर हम एक क्वेश्चन पेपर को लास्ट हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर जो है बीपीएससी में पूछा गया, अगर हम 66 में देख लेते हैं कि जो एरिया हमने मेंशन किया क्या वो उसी एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो वास्तव में हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ठीक है, इसका हम एक तरीके से जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। हम 66 क्वेश्चंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस अभी जो है एक तरीके से पूछा गया है। अब ये देखिए, ये जो आपके पास में बीपीएससी का 66 मेन एग्जामिनेशन 2021 का लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास में है, जो 66 बीपीएससी का है।
आपको पता होगा कि इसमें आपको जो है 6 क्वेश्चंस लिखना है, 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 6 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, और उसमें भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बटा हुआ है, और ईच एंड एवरी सेक्शन से आपको 3-3 क्वेश्चन जो है लिख करके एक आना है। अब इसमें देख लीजिए, ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल वैल्यू, यानी कि ईच क्वेश्चन हैज गिवन 50 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द फॉर वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 50 मार्क्स। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी दोनों सेक्शन में से 3-3 क्वेश्चन करते हुए, सिलेक्ट करते हुए, यानी उसका चयन करते हुए टोटल आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, यानी कि जितना संभव हो सके उतने से उतना ज्यादा से ज्यादा अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। एक चीज और भी याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ने में या इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश वाला वर्जन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस हैव बीन प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इन केस एनी एम्बिग्यूटी इन हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन शैल बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक, यानी कि अगर हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में किसी भी तरह का कॉन्ट्रोडिक्शन आता है तो इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन को ही ऑथेंटिकेट माना जाएगा, उसी को जो है एक तरीके से जो है उचित माना जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को जब भी पढ़ते हैं, इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द इंग्लिश ऑल्सो एंड योर मीडियम इज हिंदी, प्लीज रीड द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चंस ऑल्सो, बिकॉज दैट वर्जन इज गोइंग टू ऑथेंटिकेट बाय द कमीशन। अगला जो एक इंस्ट्रक्शन में लास्ट एक तरीके का है कि पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर टुगेदर एंड मस्ट नॉट इंटरपोज्ड बिटवीन आंसर टू द अदर क्वेश्चन, यानी कि कोई क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हैं उसको कंप्लीट लिखना है, 2 क्वेश्चन के बीच में अगर एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो उसके बीच में आपको इंटरपोज, यानी कि एक तरीके से उसके पास ब्रेक नहीं लेना है, उसको सेम आंसर करना है। अगर 2 पार्ट है तो उसके ए और बी है तो उसको साथ में आंसर करना है। अब देखिए, अब आपको दिख जाएगा कि जो हमने सेक्शंस, जो यूनिट्स हमने आपको इंपॉर्टेंट बताए, क्या वो इससे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं। देखिए, सेक्शन 1 में पहला ही क्वेश्चन जो है बेसिक प्रीमाइजेस से ये क्वेश्चंस पूछा गया है, पहला ही यूनिट से, और ये यूनिट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस यूनिट का जो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें एक तरीके से आप ये मान करके चलिए कि पहला क्वेश्चन ही एक तरीके से जो पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स, यानी लोक प्रशासन का वर्तमान समय में क्या महत्व है। डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि लोक प्रशासन का आर्थिक और सामाजिक विकास में क्या भूमिका है, और वो भूमिका जो है इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, यानी कि विकासशील और विकसित समाजों में लोक प्रशासन की सामाजिक आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे आपको जो है एक यूनिट 1 से आपका आंसर ये डायरेक्ट है, मैंने आपको मेंशन किया था कि यूनिट 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मानव संबंध सिद्धांत, यानी संगठन के मानव संबंध सिद्धांत क्या है। एग्जामिन्स द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ ह्यूमन relations theory and show how far it differ from the classical theory of organization। दूसरा जो पार्ट ये पूछा गया है कि मानव संबंध सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या है, और ये जो मान्यताएं हैं शास्त्रीय जो एक तरीके से प्रशासनिक सिद्धांत है उससे किस तरीके से अपने आप को जो है अंतर स्पष्ट करता है या एक तरीके से अलग है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यूनिट एक तरीके से आप देख सकते हैं यूनिट 2 आपको यहां दिख जाएगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि द डिसीजन मेकिंग स्कीम एंड सेटिस्फाइंग मॉडल ऑफ द हर्बर्ट साइमन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कमेंट, यानी कि इसमें देखेंगे तो इसमें यह पूछा गया है कि निर्णय निर्माण की जो एक तरीके की योजना है और उसमें भी संतोषजनक एक तरीके से जो है या संतोषप्रद मॉडल की जो बात की गई है जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है, वो जो है एक बड़ी जो है एक योगदान मानी जाती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में। अगर ये बड़ी है इसके बारे में आपको कमेंट करना है, यानी कि आपको जो है एक तरीके से इस पर टिप्पणी लिखनी है या कमेंट करना है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द यूनिट 4 दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और मैंने आपको भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में द डिसीजन मेकिंग
विद स्पेशल रेफरेंस टू द हर्बर्ट साइमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक टॉपिक रहा है और बीपीएससी ने बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछा है। वो फिर से आपको जो है यहाँ पे एक विजुअल होता हुआ दिख रहा है, उससे क्वेश्चंस हैं आपके पास में। अगला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति क्या है। हाउ डज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवीजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, साथ ही साथ इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है लोक नीति के निर्माण में, लोक नीति के कार्यान्वयन में और लोक नीति के संशोधन में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये यूनिट 12 यानी पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने आपको एक तरीके से मेंशन कर रखा है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, क्रिटिकली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। वास्तव में दिस क्वेश्चन is mentioned in the this topic is mentioned in the second section of the syllabus, but this question asked by the BPSC in section 1। ये एक तरीके से एक अटपटा सा है, बट ये पूछा गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया, यानी कि भारत में लोक उपक्रम के जो एक तरीके से उनकी जो ये एक तरीके से परफॉर्मेंस रही है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, उसे जो है एक आलोचनात्मक जो है एक तरीके से आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ शुड पब्लिक एंटरप्राइजेस बी प्राइवेटाइज, क्या सभी प्रकार के लोक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए। गिव योर व्यूज फॉर एंड अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया। और साथ ही साथ इसमें आपसे राय मांगी गई है, क्या लोक उपक्रमों का एक निजीकरण एक अच्छी पहल मानी जाएगी। इसके अगर ये अच्छी पहल है तो इसके समर्थन में आपको अपने आर्ग्यूमेंट देने हैं। अगर आप इसका विरोध करते हैं या एक बुरी पहल है तो इसके लेकर के आपको अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन। तो ये देखिए सीधा सीधा आपकी ओपिनियन का क्वेश्चन है और इसमें देखा जा रहा है कि इसमें निजीकरण को लेकर के आपकी क्या राय है। तो जब भी आप राय दीजिएगा तो एक बड़ा मेच्योर सा राय दीजिएगा। अगला जो एक तरीके का क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो जो है एक छठा क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज परफॉर्मेंस बस्टिंग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि परफॉर्मेंस बस्टिंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस बस्टिंग हमेशा पूछा गया है। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस बस्टिंग, हाउ डज परफॉर्मेंस बस्टिंग एंश्योर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी इन प्रिपरेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ बजट, डिस्कस। इसमें देखिएगा तो इसमें पूछा गया है कि ये निष्पादन बजट क्या होता है या क्या है, और ये जो है परफॉर्मेंस बस्टिंग यानी निष्पादन बजट को इसके ऊपर जो है एक नियंत्रण और उत्तरदायित्व स्थापित करने के लिए इसमें जो है किस तरीके से इसके प्रिपरेशन यानी कि उसके तैयार करने में और उसके एक्सक्यूशन यानी कार्यान्वयन में जो है बजट को लाया जाता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको फिर से यूनिट 7 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने कहा था कि परफॉर्मेंस बस्टिंग एक लौता एक टाइप है और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको फिर से यहां पे दिख रहा है। अगला तो ये जो क्वेश्चन आपने 6 देखा, इसमें से लगभग उन सारे यूनिट से क्वेश्चन ही है जो इस यूनिट को हमने हाईलाइट किया था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि भाई सेक्शन 2 में बीपीएससी ने 66 मेन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, 7th क्वेश्चन जो है सेक्शन में देखेंगे तो आप कि डिस्कस कौटिल्याज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, यानी कि कौटिल्य का क्या योगदान है प्रशासनिक जो है एक विचार के संदर्भ में या क्षेत्र में। इज कौटिल्याज एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कौटिल्य के दिए गए प्रशासनिक विचार आज भी यानी समकालीन भारत के प्रशासनिक परिदृश्य में या वर्तमान समय में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कस यानी इसके बारे में विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन यानी देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन जो है आपका जो है एक तरीके से इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको दिख रहा है। 8वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द रैशनल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के पीछे क्या सोच है, क्या औचित्य है, इसके बारे में एक जो है एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है।
साथ ही साथ इसमें अगला जो पार्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन देयर रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और ये जो अखिल भारतीय सेवाएं है, ये कैसे एक जो है एक विवाद का जो है क्षेत्र बनता जा रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन से यूनिट वाले क्वेश्चन से है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से क्वेश्चन है, वहां पे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव टच्ड ओनली ए फ्रिंज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। In this context, discuss the welfare programs started by the state government for the welfare of SCs and STs। मैंने पहले भी कहा था कि वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वाले में SC और STs के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहां आपको मेंशन है। 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल, यानी कि लोकपाल की संस्था क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला जो इसी में पार्ट है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड प्रोसीजर of investigation of the Lokpal. Can this institution play a significant role in eradication the corruption and in redressal of citizens grievances in India? Discuss. इसका मतलब इनका जो है एक करप्शन के एक एवोल्यूशन में या इरेडिकेशन में, और साथ ही साथ पब्लिक के जो ग्रीवांसेज हैं, सिटीजन ग्रीवांसेज है, उसमें उसका क्या रोल है, यानी लोकपाल यानी यूनिट 15 इश्यूज एरियाज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा गया है। अगला जो एक तरीके का जो 11वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है गिव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। फिर से मशीनरी फॉर प्लानिंग जो यूनिट हमने मेंशन करवाया था वो हमारे लिए पूछा गया है, और वो जो पूछा गया है वो वास्तव में फिर से आखिर नीति आयोग का संरचना क्या है। हाउ इज नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर प्लानिंग कमीशन, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। इसको भी आपको स्टडी करके रखना है, और वो क्वेश्चंस यहां पे पूछा गया है, आपको कॉम्परेटिव स्टडी करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। अगला जो है, Is Niti Aayog playing effective role as think tank in the development of our country? Give critical appraisal। यानी नीति आयोग की जो भूमिका है थिंक टैंक के रोल में, उसका जो है एक तरीके से आलोचनात्मक जो है एक तरीके से मूल्यांकन करे। और 12वां जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टेटमेंट डाला गया है, इवन आफ्टर मेनी डिकेड्स ऑफ हैविंग एडॉप्टेड द 73rd अमेंडमेंट to the Constitution of India, the PRIs, that is Panchayati Raj institutions, still face a strong and vibrant unit of the government comment। यानी कि ये जो क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे आपको इवेल्युएटिव पार्ट, एनालिटिकल पार्ट को लेकर के ये फिर से आपको जो है लोकल जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है उस यूनिट से, और PRIs के एक आपको इवेल्युएशन लेकर के चलना है। तो हमने आज इस तरीके से डिस्कस किया, हमने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर पेपर जो लेटेस्ट है 66 बीपीएससी के, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो हमने आपको एक फोकस एरिया बताया, वो सारे फोकस एरिया से क्वेश्चंस आपको लास्ट बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो हम इस तरह से इस सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो देयर आर 27 यूनिट्स मेंशन इन द होल सिलेबस, but only 15 unit is very important for the main examination। अगर हम ये कर ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर 15 यूनिट है, 15 में अगर हम एक तरीके से 27 में से अगर हम 15 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में जो है एक तरीके से 12 यूनिट जो है हमारे लिए लगभग जो है एक इंपॉर्टेंट उसका ज्यादा नहीं है। तो इस सिलेबस को और ज्यादा कंप्रेस्ड किया जा सकता है, यानी कि पूरे 15 यूनिट अगर हम पढ़ लें तो हमारे लेकर के पूरा क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम सारा से सारा 100% कवर कर सकते हैं। तो यानी ये सिलेबस जो है अब 15 यूनिट में सिमट करके रह गया है, और पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिलेबस था, ये तो सिलेबस पहले से ही छोटा है, उसको और भी छोटा किया जा सकता है, और इस 27 में से मात्र 15 यूनिट को फोकस करते हुए हम अपनी पूरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे जो है एक तरीके से बेहतर मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन को इतना ही यहां पे खत्म करते हैं। थैंक यू।